गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के इस क्लास में मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके अंतर्गत करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के यूजेज मैं आपको बताऊंगा, जो 9वीं 10वीं से ऊपर की कक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए कक्षा 9 से ऊपर के पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो सभी इस बिंदु को ध्यान से समझना, क्यों हमारे आगे तक ये बिंदु काम आने वाला है। कहीं भी कोई भी कंपटीशन जब हम देंगे और उसके अंतर्गत अंग्रेजी का प्रश्न पत्र होगा तो निश्चित रूप से टेंस से संबंधित करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का बिंदु जरूर आता है। इसलिए सभी मेरी इस क्लास को ध्यान से ज्वाइन करें और समझने का प्रयास करें। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट्स के माध्यम से मुझे आप बता सकते हैं। देखिए, आज का अपना जो चलेगा वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पार्ट 3। फर्स्ट और सेकंड में मैंने आपको ट्रांसलेशन से संबंधित टॉपिक समझाया था। आज इस पार्ट में मैं आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब समझाऊंगा। कृपया सभी विद्यार्थी इस बिंदु को ध्यान से समझने का प्रयास करें। देखिए, अब हम प्रारंभ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट कौन सा है बताइए? इंडेफिनिट टेंस। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें यूजेज सबसे ज्यादा है। अन्य जो कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इनमें आपको कम यूजेज मिलेंगे। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो अपना है उसमें 4 यूजेज हैं। उन चारों यूजेज को आपके परीक्षा में आ सकते हैं, इसलिए अच्छी तरह से समझना है। तो देखिए, हल्का सा पुनः थोड़ा सा मैं आप सभी के लिए थोड़ा सा रिपीटेशन कर रहा हूं ताकि आपके पिछली बातें ध्यान में आ जाए। पहचान, पहचान आप देखेंगे ता है, ती है, ते है, ताहू। ये जो ता है, ती है, ते है, ताहू, ये हिंदी वाक्य के अंत में आता है। हेल्पिंग वर्ब, डू डैश, मेन वर्ब, B1 या B1 प्लस एस। पैसिव फॉर्म इज MR प्लस B3। ये आपको एक सामान्य सी जानकारी मैंने रिपीटेशन में दिया है। पिछली क्लास में भी, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया, लेकिन दोबारा अब आप इसको याद हो गया होगा। अब हम इसमें सीधा सीधा डायरेक्ट यूजेज पर चलते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हम कब करते हैं। देखिए, आप सब जानते हैं कि किसी भी जो सेंटेंस होता है उसकी पहचान किससे होती है? हिंदी का जो वाक्य होता है उसके अंदर वाक्य के अंत में आने वाले जो शब्द होते हैं उसके आधार पर पहचान करते हैं। अंग्रेजी जो इंग्लिश का सेंटेंस होता है उसकी पहचान होती है हेल्पिंग वर्ब से। ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि इंग्लिश का सेंटेंस होता है, इसकी पहचान किससे करते हैं अपन? हेल्पिंग वर्ब से। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो फिर हम मेन वर्ब के आधार पर उसकी पहचान करेंगे। लेकिन यहां पर न तो आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगी न आपको मेन वर्ब मिलेगी। फिर हम किसके द्वारा पहचान करेंगे? तो आपको मैं सबसे पहले क्लियर कर रहा हूं, किसी भी टेंस का वाक्य हो उसकी पहचान वाक्य में दिए गए
एडवर्ब के आधार पर होती है। देखिए क्या शब्द आता है बताइए, एडवर्ब। इस एडवर्ब के आधार पर हम वाक्य के टेंस का निर्धारण करते हैं, फिर उस टेंस में आने वाली हेल्पिंग वर्ब व मेन वर्ब की फॉर्म का यूज हम करते हैं। कभी कभी पैसिव फॉर्म का यूज भी किया जाता है, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर पैसिव फॉर्म भी समझाइए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है और पैसिव फॉर्म का यूज करना है, तो हम क्या लगाएंगे बताइए, इज एम आर प्लस V3। बोलो क्या लगाएंगे, इज एम आर प्लस V3। ये मेरा एक सामान्य जानकारी थी। अब हम इस बिंदु पर आते हैं और सबसे पहले यूजेज के बारे में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हम कब कब करते हैं। पहला यूज तो यहां पर देखिए यूजेज पहला, अभी मैंने आपको बताया कि वाक्य के टेंस की पहचान किससे होती है, एडवर्ब से। तो एडवर्ब हमको सबसे पहले देखना है कौन से, यदि वाक्य में ऑलवेज, जनरली, ऑलवेज, जनरली, यूजुअली, ऑलवेज, जनरली, यूजुअली, सेल्डम, नेवर, एवर, हार्डली, स्केयर्सली, रेयरली, बेयरली, ओकेजनली, डेली, एवरीडे, फ्रीक्वेंटली, ऑफन, रेगुलरली। देखिए कौन कौन से एडवर्ब है, ऑलवेज, जनरली, यूजुअली, सेल्डम, नेवर, एवर, हार्डली, स्केयर्सली, रेयरली, बेयरली, ओकेजनली, डेली, एवरीडे, ऑफन, फ्रीक्वेंटली और रेगुलरली आदि एडवर्ब आने पर, आदि एडवर्ब आने पर इसका यूज हम करते हैं। किसका यूज करेंगे, B1 या B1 प्लस SES, B1 या B1 प्लस SES या डू डैश प्लस B1। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, अगर हमको सेंटेंस में ऑलवेज, जनरली, यूजुअली, सेल्डम, नेवर, एवर, हार्डली, स्केयर्सली, रेयरली, बेयरली, ओकेजनली, डेली, एवरीडे, ऑफन, फ्रीक्वेंटली ऐसे एडवर्ब अगर वाक्य में मिलते हैं तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। ठीक, नेक्स्ट, अगर मान लो आपको सेंटेंस में एडवर्ब नहीं मिलता, पहली बात तो एडवर्ब ही देता है, लेकिन फिर भी अगर आपको एडवर्ब नहीं दिया हुआ हो तो फिर बाद में दूसरा यूज क्या है, दूसरी सिचुएशन क्या है वो देखिए। सेकंड नंबर पर हमारे आता है यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिचुअल एक्शन व प्रोवर्ब। तो यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिचुअल एक्शन व प्रोवर्ब आने पर अगर आपको एडवर्ब नहीं दे रखा तो फिर सेंटेंस में या तो यूनिवर्सल ट्रुथ होगा, हैबिचुअल एक्शन होगा, या फिर उसमें क्या मिलेगा आपको, प्रोवर्ब। अब आप कहोगे
कैसे पहचाने, हमें क्या पता चलेगा कि इसमें यूनिवर्सल ट्रुथ है, हैबिचुअल एक्शन है या प्रोवर्ब है। देखिए यूनिवर्सल ट्रुथ होता है सदा सत्य रहने वाली बातें, जैसे सूर्य पूर्व में उगता है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, दौड़ दो चार होते हैं। ऐसे तो तथ्यात्मक जो चेंजेबल नहीं है, सदा सत्य रहने वाली बातें हैं, पहले भी था अब भी है और आगे भी रहने वाला है, ऐसे सेंटेंस इसमें आते हैं। किसमें? यूनिवर्सल ट्रुथ में। संक्षेप में गणित, साइंस और ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, साइंस और ज्योग्राफी से संबंधित जो बिंदु हैं वो हमेशा यूनिवर्सल ट्रुथ में आते हैं। हैबिचुअल एक्शन क्या होता है? हैबिचुअल एक्शन का जो मतलब होता है वह आदतन कार्य, ऐसे कार्य जिन्हें हम इजी वे में नहीं छुड़ा सकते, वो हमारे क्या होता है? हैबिचुअल एक्शन। और एक होता है यूनिवर्सल ट्रुथ के बाद प्रोवर्ब, इसमें आता है लोकोक्ति, मुहावरे, कहावतें जो पहले से चली आ रही है, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, स्लो एंड स्टेडी विंस ए रेस, ऐसे सेंटेंस में आते हैं। तो देखिए यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिचुअल एक्शन, प्रोवर्ब आने पर इसके एग्जाम्पल है द सन रिक्तस्थान इन द ईस्ट, कोष्टक में आपको दिया रहेगा राइज। तो हम जानते हैं ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो राइज का राइज ही आएगा। लेकिन सब्जेक्ट हमारा कौन सा है? सिंगुलर है, इसलिए क्रिया में क्या जोड़ेंगे बताइए? एस ई एस। तो राइज है। अगर ये शब्द प्लूरल होता तो राइज का राइज ही रह जाता, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्रिया में एस ई एस जोड़ेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट है तो केवल वी वन। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, टू एंड टू रिक्तस्थान फॉर, कोष्टक में आ गया मेक, टू एंड टू फोर, ये दो और दो कितने होते हैं? चार। तो यहां पर क्या जाएगा? मेक, टू एंड टू मेक फोर। यहां पर कई बार मैक्स का यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि टू शब्द है, वो वैसे तो दो प्लूरल है, इसलिए हम मैक, लेकिन तो दो तो हिंदी में लिखेंगे दो तो एक ही शब्द होता है वो, इसलिए आप मैक्स भी कर सकते हैं और मेक भी यहां पर लिख सकते हैं। तीसरा एग्जांपल हम यहां पर दे रहे हैं, देखिए यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिचुअल एक्शन, और अगला आता है प्रोवर्ब। प्रोवर्ब में देखिए स्लो एंड स्टेडी रिक्तस्थान ए रेस, कोष्टक में बिन दे दिया तो चेंजेबल नहीं है, तो सिंगुलर है, इसलिए यहां पर क्या लगा देंगे? विंस। ये फिक्स सेंटेंस होते हैं, स्लो एंड स्टेडी विंस ए रेस, टू एंड टू मेक फॉर, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो आपको क्या है, परीक्षा में क्वेश्चन कैसे आता है? देखिए आपको सेंटेंस देगा, कोष्टक में आपको शब्द देगा, क्रिया, उसकी फॉर्म आपको एडवर्ब के आधार पर या किसी अन्य आधार पर आपको करना है। सबसे पहले क्या देखेंगे? एडवर्ब, जो आपको दे रखे हैं ऑलवेज, जनरली, यूजुअली, सेल्डम, नेवर, एवर, हार्डली, स्केयर्सली, रेयरली, बेयरली, ओकेजनली, ऐसे शब्द आपके आते हैं। तो कहीं भी सेंटेंस के बीच में आपको दे दिया जाएगा ऑलवेज मिलने पर, जैसे हमने लिख दिया ही रिक्तस्थान, या ऑलवेज पहले दे देते, ही ऑलवेज रिक्तस्थान ए लाइन, ठीक। कोष्टक में आपको दे दिया टैग, क्या दे देगा? टैग। तो ही ऑलवेज, ये आपका एडवर्ब दे रखा है, ही ऑलवेज ए लाइन, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? टेल द टेल्स। तो ये एक एडवर्ब के आधार पर हम इस चीज का यूज हम करते हैं, ऑलवेज टेल्स ए लाइन। तो पहला यूज एडवर्ब हो गया। दूसरा यूज हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिचुअल एक्शन और प्रोवर्ब, ऐसे सेंटेंस आने पर यूज करते हैं। अगला जो तीसरा जो यूज है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं,
इससे पहले आप इसको लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, अब मैं इसको क्लियर कर रहा हूं। तीसरे नंबर का यूज जो है देखिए बहुत सिंपल है और पढ़ा हुआ भी है, क्योंकि ये बिंदु आपके 9वीं 10वीं वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने टेंस को पहले पढ़ा है, अन्य काफी बिंदु भी आपने देखे। तीसरा यूज हम देखेंगे ओपन कंडीशन। ओपन कंडीशन की इफ क्लॉज। ओपन कंडीशन के इफ क्लॉज। देखिए कंडीशन क्या होती है, कंडीशन के अंदर हमारा सेंटेंस आप देखेंगे इफ से प्रारंभ होता है। ये एक पहचान है इसकी, किससे प्रारंभ होता है, इफ से। तो इफ आते अपन समझ जाएंगे कंडीशनल है। तो कंडीशन हमारी कई प्रकार की होती है, जो मैं आपको आगे की क्लास में मैं इसको बताने जा रहा हूं, आगे बताएंगे। अभी केवल आपको ध्यान रखना है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की दृष्टि से। तो केवल पहली कंडीशन है ओपन कंडीशन के इफ क्लॉज में, अर्थात यदि सेंटेंस इफ से प्रारंभ हो, किससे प्रारंभ होगा बताइए, इफ से प्रारंभ हो, और रिजल्ट वाले भाग में विल शैल प्लस B1 फॉर्म दी हो, तो इफ क्लॉज में B1 या B1 प्लस SES फॉर्म का यूज करते हैं। ये तीसरी कंडीशन है ओपन कंडीशन के इफ क्लॉज में। आपको केवल याद क्या रखना है कि अगर ओपन कंडीशन है तो इफ क्लॉज में क्या भरना है, B1 या B1 प्लस SES। लेकिन कब भरना है, जब उसके विपरीत भाग में आपको विल सेल प्लस B1 मिलेगा। तो इसका स्ट्रक्चर है इफ B1 या B1 प्लस SES कॉमा विल शेल प्लस B1, यानी कि आपको ये भरना है तो इसलिए क्या देखना पड़ेगा, विल सेल प्लस B1। एग्जाम्पल, इफ यू रिक्तस्थान हार्ड यू विल पास इन एग्जाम्स। कोष्टक में आपको दे दिया वर्क, देखिए कोष्टक में आपको क्या दे दिया, वर्क। तो अब हमको क्या करना है, B1 भरना है, B1 प्लस SES, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, इसलिए क्या भरेंगे, वर्क, केवल B1। तो यहां पर क्या भर दिया हमने, वर्क। ये इसको देख के ये बड़ी क्रिया समझ में आ गया होगा। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास इन एग्जाम्स। तो आपको चौथी कंडीशन है, जब दो सेंटेंस बिफोर अथवा आफ्टर से जुड़े हों तो किसी एक भाग में अगर विल हैव शैल हैव प्लस B3 दे रखा है तो उसके विपरीत भाग में क्या भरेंगे, B1 या B1 प्लस SES। देखिए मैं बताता हूं आपको, लिखेंगे आप, जब दो सेंटेंस बिफोर अथवा आफ्टर से जुड़े हों और किसी एक भाग में, लिखते भी जाए आप, किसी एक भाग में विल हैव ऑब्लिक शैल हैव प्लस V3 दिया हो
क्या दिया रहेगा बताइए, विल हैव, शैल हैव प्लस V3 दिया हुआ हो तो उसके अपोजिट भाग में, जिसको सामने वाले भाग में भी कहते हैं, B1 या B1 प्लस SES फॉर्म का यूज करते हैं। तो विपरीत भाग में क्या करते हैं, B1 या B1 प्लस SES फॉर्म का यूज करते हैं। तो ये आपको रूल्स याद करना पड़ेगा, ध्यान में रखना होगा कि पहला यूज क्या हमारा एडवर्ब, दूसरा यूज क्या यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन और प्रोवर्ब, तीसरे में ओपन कंडीशन केस क्लॉज में, और चौथा जो यूज हमारा है वो है बिफोर आफ्टर से जुड़ने वाले वाक्य। तो ऐसे शॉर्ट में याद रख के फिर इसको आपको ध्यान करना पड़ेगा। अब इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं, इसका भी क्या है, एक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, यहां पर भी क्लियर है। अगर आपको विल हैव शैल हैव प्लस B3 देता है तो B1 या B1 प्लस SES भरते हैं, और B1 या B1 प्लस SES दे रखा है तो विल हैव शैल हैव प्लस B3। ये प्रेजेंट परफेक्ट और ये फ्यूचर परफेक्ट है, और ये हमारा कौन सा नीचे वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आपने लिख लिया होगा, अब मैं इसको क्लियर कर रहा हूं। देखिए आपने तीसरा यूज समझ में आ गया। इस चौथे यूज को मैं आपको क्लियर कर रहा हूं किस प्रकार से है। इसका जो स्ट्रक्चर बनता है, जैसे बिफोर, एक तो बिफोर से जुड़ने वाला और दूसरा हमारा क्या है, आफ्टर से जुड़ने वाला। तो बिफोर से जुड़ेगा तो सीधा सा है विल हैव शैल हैव पहले आएगा B3, और ये B1 या B1 प्लस SES बाद। अगर आफ्टर से जुड़ता है तो B1 या B1 प्लस SES पहले हो जाता है, और विल हैव शैल हैव प्लस V3 ये हमारा बाद में आता है। तो यहां पर ऐसी कोई बात नहीं है कि जो हमारा समझ में नहीं है, इसमें केवल हमें ज्यादा याद नहीं करना है, ये स्ट्रक्चर हमको ध्यान रखना है कि अगर बिफोर आफ्टर से जुड़ रहा है हमारा वाक्य तो हमको रिक्त स्थान के अपोजिट भाग की क्रिया को देख लेना। कौन सी दे रखी है, B1 या B1 प्लस SES दे रखा हो तो विल हैव शैल हैव प्लस B3 भर देना, और विल हैव शैल हैव प्लस B3 दे रखा है तो B1 या B1 प्लस SES हमको भरना है। समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल आपको बता देता हूं, ये रूल्स आपने लिख लिया, इसके आधार पर देखिए बहुत सिंपल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल है। बस जैसे द स्टूडेंट्स विल हैव कम इन द क्लास बिफोर द टीचर इंग्लिश। अब यहां पर हमने पोस्टर में दे दिया टीच, क्या दे दिया, टीच। आप सबके सामने के लिए द स्टूडेंट्स विल हैव कम इन द क्लास बिफोर द टीचर डैश ब्लैंक से रखा है इंग्लिश। तो हम देखेंगे विल हैव ये प्लस B3 आ रहा है तो क्या बनेंगे, टीच की B1 या B1 प्लस SES, तो क्या हो जाएगा, टीच में SES जोड़ेंगे तो टीचेज। द स्टूडेंट्स विल हैव कम इन द क्लास बिफोर द टीचर टीचेज इंग्लिश, ये अध्यापक के अंग्रेजी पढ़ाने से पहले विद्यार्थी कक्षा में आ चुके होंगे। ये इसका हिंदी अर्थ निकलता है। अब आगे एक सेंटेंस और लास्ट जो आपको बताने रहा हूं, द फार्मर grows crops after
इट द फार्मर, ये रिक्त स्थान अपन दे देंगे, आफ्टर इट विल हैव रेन, फुल स्टॉप। यहां पर हमने लिख दिया ग्रो, क्या लिख देंगे, ग्रो। हालांकि मैं पहले लिख चुका हूं, लेकिन आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरफ हम रिक्त स्थान रखेंगे। तो देखिए यहां पर रिक्त स्थान ये है, यहां पर विल हैव रेन, विल हैव प्लस B3 आ रहा है, इसलिए यहां पर ग्रो की को क्या करेंगे, ग्रो को ग्रो ही लिख देंगे। प्लूरल है, फार्मर्स बहुत सारे हैं, इसलिए यहां पर एस हमारा नहीं जुड़ेगा। सिंगुलर में फार्मर होता तो ग्रोज हो जाता है, फार्मर से तो केवल ग्रो। ये 4 यूज इस टेंस के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। तो आशा करता हूं कि सभी स्टूडेंट्स को ये चारों यूजेज समझ में आए होंगे। आपके लिए बहुत उपयोगी है, इन्हें याद करना और समझने का प्रयास करना। यहाँ पर मेरा वीडियो बिंदु जो कंप्लीट होता है, अगले पार्ट में अगले बिंदु के साथ मैं आपके सामने पुनः हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आपसे मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।